हम लोग बात कर रहे हैं भारत में पूंजी निर्माण की, मानव पूंजी निर्माण की। और इस वीडियो में हम लोग भूतकाल की बात भी करेंगे। हम लोगों ने भारत में मानव पूंजी को लेकर के क्या सोचा, कब उसको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया, अभी को लेकर के क्या बातचीत चल रही है और आगे के क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या भविष्यवाणी है। तो इसमें 3-4 रिपोर्ट्स का नाम दे रखा है। एक बहुत ही जनरल ओवरव्यू वाला वीडियो रहेगा ये। इसमें देखो होता है क्या है कि भारत में मानव पूंजी को क्या इंपॉर्टेंस दी गई और उससे मानव विकास के साथ साथ बाकी जो आर्थिक विकास है उसको लेकर के क्या सोचा गया, उस पर बात है। तो हम लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर में पंचवर्षीय योजनाओं की बात की थी। तो ऐसे जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कहा गया था बहुत ही स्पष्ट रूप से कि अगर हमारे पास एक प्रशिक्षित विशाल जनसंख्या होगी, प्रशिक्षित मतलब स्किल्ड होगी, ट्रेंड होगी। देखो, स्किल्ड पॉपुलेशन को सबसे अच्छा रिसोर्स माना जाता है, सबसे अच्छा संसाधन है, वो सबसे अच्छी तरह से समाज को आगे ले आ सकता है। और अनस्किल्ड को बर्डन माना जाता है। जनसंख्या बोझ तब है जब वो अनस्किल्ड है। नहीं तो अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत अच्छे लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोगों से मतलब आर्थिक वैल्यू वाले टर्म्स से बात कर रहा हूं, बाकी अच्छे लोग तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर वैसा है तो प्रशिक्षित विशाल जनसंख्या आर्थिक समृद्धि बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन सकती है। क्या समझ सकती है? एक ऐसी परिसंपत्ति बन सकती है जिससे कि आर्थिक समृद्धि मिले देश को। ठीक है, तो ये हमारे कब कहा गया था? 7th प्लान में। और साथ में वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी आ जाएगा। कब? जब हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, वो पढ़ी लिखी है, प्रशिक्षित है, स्वस्थ है। सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं हमेशा। बहुत तरह की सामाजिक मान्यताएं होती हैं, है ना। हमारे यहाँ पहले सती प्रथा हुआ करती थी, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने बहुत काम किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करने के लिए बहुत काम किया। तो ऐसे ही समाज में परिवर्तन हुए हैं। आज ये सारी चीजें नहीं है, सती आज नहीं होती है, या फिर विधवाओं का विवाह आज हो जाता है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जो बहुत सकारात्मक रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो वांछित हैं, जो हम चाहते हैं कि हों, जैसे आज भी धर्म के नाम पर बहुत लोग हैं जो धार्मिक कट्टरता को अपने जीवन में बहुत ज्यादा जगह देते हैं, एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं। जातिवाद बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही हमारे देश में जो पूर्वोत्तर भारत है, जो हमारे 7 सिस्टर्स राज्य कहे जाते हैं, मेघालय है, सिक्किम तो खैर बाद में हमारे हिस्सा बना था, मेघालय को छोड़कर के फिर मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है। ये सारे राज्यों के लोगों को कभी कुछ और उपनाम देकर के बुलाया जाता है, डेरोगेटरी टर्म्स में बात की जाती है, कभी उनके ऊपर हिंसा हो जाती है, इस तरह की चीजें। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में, जब पूरे देश के स्तर पर बात करेंगे तो बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको हटाने की आवश्यकता है। और वो भी तब हो पाएगी जब आप पढ़ लिख जाओगे। क्यों हो जाएगा ऐसा? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्ञान जो है ना, विद्या ददाति विनयम, एक तो आपको विनयशील बना देती है, आपको समझ में आ जाता है। देखिए, एक सरस सर थे मेरे, फिजिक्स पढ़ाते थे, उनसे मैं काफी प्रभावित रहा हूँ। तो वो बोलते थे जिस इंसान ने भौतिक विज्ञान ठीक से पढ़ा है वो कभी भी घमंड नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है F=ma है ना, उसको अपनी औकात पता है। जो हमारी मूवीज होती है, रजनीकांत साहब या कोई भी ऐसी मूवी है जिसमें हम फिजिक्स के लॉस को तोड़ते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, रोहित शेट्टी साहब की मूवी आती है सिंघम और इस तरह की मूवीज हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि आपकी औकात कितनी है। मतलब औकात का मतलब ये नहीं है आप मानसिक रूप से बहुत कुछ सोच सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो आपको वो समझ में आ जाता है। आपको समझ में आता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है और आपका कितना अस्तित्व, आपका क्या, पूरी पृथ्वी का क्या अस्तित्व है, वो समझ में आ जाता है। तो जब आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए तो आप विनयशील हो जाओगे, है ना। आपको पता चल जाएगा कि आपकी इतनी वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज समझ में आ जाएगी। साथ में जो भी सामाजिक चीजें हैं आपको समझ में आता है, अच्छा ये कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहानियों से चल रही हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें क्लास में एक ही क्लास के बच्चे थे जिनको अलग अलग तरह के सॉक्स, मोजे पहना करके बैठा दिया गया कि आप लोग लाल सॉक्स पहन के बैठोगे, ये लोग पीले सॉक्स पहन करके बैठेंगे। कुछ दिन बाद देखा गया कि जो लाल सॉक्स वाले लोग थे उनमें ऐसा हो गया कि यार लाल वाले ही अच्छे होते हैं, पीले वालों को लगता था पीले वाले अच्छे होते हैं। आप किसी भी तरह का सामाजिक डिवीजन कर दोगे ना, किसी भी तरह का कुछ भी लेकर के आ जाओगे तो एक तरह का विभाजन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपको ये सारी चीज समझ में आने लगेंगी ना, तो आप धर्म, जाति, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन सबसे ऊपर उठ करके देख पाओगे चीजों को। तो वो वांछित परिवर्तन लाने के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक क्या है, हमारे यहाँ पर शिक्षा है, और वो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी है और प्रशिक्षण भी है। तो ये इसको इंपॉर्टेंस 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही दे दी गई थी। ठीक, अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जान करके थोड़ा सा अच्छा, खुशी महसूस होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें गर्व महसूस होता है। ठीक,
अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, तो इंडिया शाइनिंग करके उनका पूरा जो कैंपेन थी वैसे चलती थी, ठीक है। भारत उठ रहा है, उदय हो रहा है, भारत उदय, इस तरह से चला करता था। तो कई बार ऐसा होता है ना, एक फील गुड फैक्टर आता है। और ऐसे में ही होता क्या है कि एक ड्यूश बैंक हुआ करती थी और अभी भी है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी विश्व समृद्धि केंद्र, तो इस नाम की एक उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसका नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था, शक्तियों और अवसरों का सदुपयोग, ये उस रिपोर्ट का नाम था, ठीक, जो वर्ल्ड बैंक ने की। तो ये दोनों बैंक्स ने अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली। क्या निकाली? रिपोर्ट्स निकाली। अब इन दोनों रिपोर्ट्स में है क्या? ये रिपोर्ट बोलती है कि भारत 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक हो जाएगा। कब तक? 2020 तक। 2020 तो चल रहा है ना। दो तरह से हम लोग जीडीपी निकालते हैं, एक होता है पीपीपी मॉडल और एक होता है नॉमिनल। तो पीपीपी से अगर हम देखेंगे तो आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी। और अगर आप नॉमिनल से देखेंगे तब भी हम छठे स्थान पर आते हैं। 5वें पर आप समझ लो फ्रांस है, यूके, इनको हम बहुत आराम से पीछे कर देंगे। जापान और जर्मनी को थोड़ा पीछे करने में थोड़ा समय लगने की बात थी, जर्मनी को थोड़ा और टाइम लगेगा, जापान में काफी ज्यादा स्लो डाउन चल रहा है, तो जर्मनी और जापान आ जाते हैं फिर, और फिर बचता है अमेरिका और फिर आता है चाइना। तो ये बोलते हैं कि हम 4 में से तो एक हो ही जाएंगे और वो हो भी गए हैं, ये बात है। दूसरा है कि जीडीपी में मानव पूंजी का सर्वाधिक योगदान होता है, ये इन्होंने ऐसा बोला। जबकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मानव पूंजी से आर्थिक विकास कितना होता है उस पर बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट बोलती है कि नहीं, है स्पष्ट है, ठीक, कि जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? मानव संपदा है। तो यहां पर जो बात आती है भारत के फेवर में आती है कि अगर भारत कुछ चीजों को अच्छे से काम कर ले जाए, कौन सी चीजें उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ऐसे ही विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था की, वो क्या बताती है? वो बताती है कि भारत स्वयं को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में, कैसी अर्थव्यवस्था में? ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में। स्किल्ड लोग हो यहाँ पर, यहाँ के लोग ऐसे हो जिनको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखना आता हो, यहाँ के लोग ऐसे हो जो हार्डवेयर को भी काम कर सकते हो, यहाँ के लोग ऐसे हो जो प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हो। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी पहले डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये डिजाइन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं, डिजाइन होता है सारा, जो भी R&D है, रिसर्च है, वो सारा काम अमेरिका में चल रहा है, कैलिफोर्निया में, और उसके बाद से दुनिया भर में असेंबल होता है। असेंबल तो हमारे यहाँ पर भारत में भी कई मोबाइल फोन होने लगे हैं जो 150 रुपए में हो जाते हैं। तो मोबाइल फोन असेंबल होने में पैसे नहीं मिलते हैं, उसमें लिखा होगा भले असेंबल्ड इन इंडिया, आपको लगेगा अरे तो भारत का है, कुछ पैसा नहीं मिलते हैं। वो पूरा का पूरा जो मेन पैसा होता है डिजाइन का, दिमाग का, वो पूरा पूरा अमेरिका में चला जाता है, या जिस कंपनी में भी ऐसा काम हो रहा है। तो वो क्या है? ज्ञान। उन्होंने क्या किया? एक बार सोचा, दिमाग लगाया, डिजाइन कर दिया, उतना काम हो गया उनका, उन्हीं को ज्यादा पैसा मिल रहा है, असेंबल करने वालों को नहीं मिल रहा है। तो हमें भी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना है। तो ये बोलते हैं कि भारत स्वयं को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, कर सकता है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे कैसे कर सकता है? क्या क्या फैक्टर्स हैं? आयरलैंड एक कंट्री है, एक देश है, जहां पर नॉलेज को गेन करने के लिए जितने रिसोर्सेज खर्च किए जाते हैं और जिस तरह का सिस्टम है, अगर हम वैसा सिस्टम बनाने की कोशिश करें, उतने रिसोर्सेज को लगाने की बात करें, जैसे अभी थोड़े दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा देखिए, आपको आइडिया लगेगा काफी। तो उसमें हम लोग जीडीपी का 6% लगाएंगे शिक्षा में, ऐसी बात की गई है, हालांकि वो बहुत पहले से की जा रही है। तो अगर हम लोग और संसाधन लगाने लगे हैं शिक्षा में लोगों के लिए और साथ में स्वास्थ्य के लिए, तो हम भी बहुत अच्छे से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और भारत में अच्छी चीजें क्या क्या है? देखो, आईसीटी बहुत जगह पर यूज होता है, बहुत ही जगह पर, बहुत कॉमन टर्म है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? अभी आप मुझे देख पा रहे हो तो इसी की वजह से देख पा रहे हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और साथ में कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी तरह का संदेश का संप्रेषण हो पा रहा है, कम्युनिकेट हो पा रहा है, तो वो हो जाता है हमारा आईसीटी। वो भारत में काफी तेजी से ठीक होता चला गया है, और अभी तो भारत में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट में से एक है। जियो की एंट्री के बाद से, सितंबर 2017 में जियो आया था, और उसके बाद से बहुत तेजी से इंटरनेट बढ़ रहा है। तो लोग बहुत आसानी से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बना करके डाल सकते हैं, ठीक। जैसे मैं भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो मेरे लिए संभव नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब आ गई हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। तो भारत में ये चीज हो गई है। ऐसे ही इसमें सारे गांवों को, जितने भी भारत में गांव हैं, उनको अच्छे इंटरनेट से जोड़ने की योजना थी, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, तो वो भी एक सरकार की योजना हुआ करती थी। ऐसे ही दूसरी चीज है कि कुशल श्रमिकों का विशाल समूह है भारत में। आप इंजीनियर्स की बात करोगे, डॉक्टर्स कम है भी, डॉक्टर्स हैं, जजेस हैं,
पुलिस फोर्स भी रिलेटिवली 1 लाख पॉपुलेशन पे कमानी आती है, लेकिन अगर आप कुल संख्या देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या निकल करके आती है। खासतौर से जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं। अब उनकी गुणवत्ता को लेकर के खासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हर जगह पर गली गली में कुकुरमुत्ते उगाते हैं ना, उस तरह के उग करके आ गए थे, तो उनको उतना क्वालिटी को लेकर के कई जगह पर समस्याएं आती। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें भारत में इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स क्वालिफाइड हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर के काफी प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन वैसे आप समझिए तो संख्या बहुत सारी है और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो बहुत वेल क्वालिफाइड हैं। तो वो भी जो वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो समाज में बाकी लोगों को ये काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, समाज में वास्तव में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का भी विशाल समूह है। और साथ में भारत एक कार्यरत लोकतंत्र है। ये पहली चीज होती है। जब लोग आईएएस ऑफिसर का तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सरकार जो है ना, सरकार या सिस्टम कुछ भी बोल लो आप, उसकी पहली जिम्मेदारी मालूम है क्या होती है? लॉ एंड ऑर्डर। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो कोई भी वहां पर पढ़ाई लिखाई करने वाला माहौल बन ही नहीं सकता। जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं भाग जाएंगे, उनको चाहिए होती है शांति। वो काम बहुत अच्छा करेंगे, समझ रहे ना। लेकिन बेसिक चीज क्या है? बेसिक तो ये है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि लोगों की रोज किडनैपिंग हो रही है, ऐसा ना हो जाए कि रोज दिन दहाड़े कहीं पर भी बलात्कार हो रहा है। महिलाओं के लिए वैसे भी हमारे समाज में बहुत कम जगह बचती है, उसमें भी अगर असुरक्षा की भावना आ जाती है तो सारे लोग जो है ना वो पलायन करने लग जाते हैं, दूसरे देश में जा जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। भारत का ब्रेन है वो दूसरे देशों में चला जाता है। तो होता क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो और उसमें लोकतंत्र बहुत अच्छा काम करता है। लोकतंत्र क्या करता है? अगर कार्यरत है तो, अगर काम कर रहा है तो, नहीं तो लोकतंत्र में ही कई बार क्या होता है, कई लोग धर्म के नाम पे भड़काते हैं, कई लोग जाति के नाम पे भड़काते हैं, कई लोग क्षेत्रवाद के नाम पे भड़काते हैं, कई लोग जाति भाषावाद के नाम पे भड़काते हैं कि हमारी भाषा हम लोग अपना अलग चलेंगे, हमारा धर्म ये हम लोग अलग की बात करेंगे। तो वो सारे चैलेंजेस ना रहें और जिन लोग जिनको वोट कर रहे हैं वो लोग ही जीत करके आए हैं और लोग सही बात पर वोट मांगे और लोग ये समझें कि सही बात पर ही हम इनको वोट करेंगे। तो अभी इसमें कई चैलेंजेस आते हैं। आजकल कई ऐसे भारत में इंटेलेक्चुअल्स जो बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत फेक न्यूज चलती है जिसकी वजह से बहुत सारे मतदाता हैं वो किसी और तरह के इशू को लेकर के वोट करने लग जाते हैं, जबकि वो वास्तव में रियल इश्यूज हैं नहीं। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कार्यरत लोकतंत्र है। उम्मीद है इसको हम लोग और अच्छा लोकतंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, थोड़ी और चीजें समझेंगे। तो होता क्या है कि अगर ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं क्या क्या है, हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा बेस बन चुका है, साइंटिस्ट का अच्छा बेस बना हुआ है, इंजीनियर्स का है, और भी जो कुशल श्रमिक हैं उनका बहुत अच्छा बेस है, और साथ में हमारा लोकतंत्र फंक्शनिंग है। पाकिस्तान जैसा नहीं है ना। तो अभी क्या है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर लोकतंत्र चलाना खुद में आसान बात नहीं होती है, बहुत सारे देशों में बहुत कठिनाई आ रही होती है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो सकता है, भारत परिवर्तित कर सकता है खुद को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में। तो ये दोनों चीजें ऐसे बोलती हैं कि हम कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे जो भी फैक्टर्स है वो हमारे फेवर में है, हमें दिशा बहुत अच्छी दी जा सकती है, और इसलिए हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तभी तो हम लोग अपने देश को बहुत आगे ले जा पाएंगे। और देश को आगे ले जाने में ऐसा नहीं होता है कि कोई देश अलग नहीं है लोगों से, देश आगे है तो आप आगे हैं, आप आगे हैं तो देश आगे है, दोनों चीजें एक दूसरे का। और वही चीज हमें यहाँ पर भी दिखती है कि मानव पूंजी अच्छी है तो आर्थिक विकास अच्छा है, आर्थिक विकास अच्छा है तो मानव पूंजी अच्छी है। इसी में एक टेबल है, उसको भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, जल्दी से आपको 2 मिनट लगेगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि भारत में कैसी स्थिति रही है। अच्छा, अब आईसीटी का ही एक और एंगल आ जाता है कि अब गवर्नमेंट है ना बहुत सारी चीजें इस तरह का ई नाम से लेकर के आती है। ठीक है, जो डिजिटल इंडिया का पूरा प्रोग्राम है वो इसी चीज पर है कि हम सारी चीजों को सॉफ्ट कॉपी कर दें, जो भी डेटा है उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, उसका स्टोरेज आसान हो जाता है, उससे इंफॉर्मेशन निकालना आसान हो जाता है। आपके पास कोई किताब है, उस किताब में आपको कोई शब्द ढूंढना है, तुम लोग को पीछे ग्लॉसरी और उसमें ढूंढा करते थे और उसमें भी टाइम ज्यादा लगता था। ऐसे तो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है, आपने सिर्फ कीवर्ड्स डाले, सर्च किया, अपने आप ढूंढ करके दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब सॉफ्ट कॉपी हो जाती है, जब आपने डिजिटाइज कर दिया चीजों को, तो आप बहुत आसानी से ढूंढ लेते हो, तो आपके काम तुरंत निकल आता है। और जो समय वही तो पैसा है, तो समय बहुत ज्यादा बच जाता है बहुत सारी चीजों से। और होता क्या क्या है, ईमेल है, मेल मतलब चिट्ठी, ईमेल मतलब आप जो सॉफ्ट चिट्ठी है ना, सॉफ्ट कॉपी समझ लो, आप यहाँ से गूगल या जीमेल पर किसी पर भी, याहू पर, रेड मेल पर है, किसी पर भी आप किसी दूसरे को पत्र भेज सकते हो। ऐसे ई गवर्नेंस की बहुत बात होती है कि प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिजिटाइज कर दिया जाए। अभी ई टेंडरिंग की एक बात चलती है, पहले क्या होता था, किसी को ठेका देना है तो उसमें किसी की जान पहचान होती थी, कोई दबंगई करता था। अभी क्या कर दिया, सब लोगों को पब्लिकली डाल दिया है ना। पैसे ट्रांसफर की बात होती है ई गवर्नेंस में, सारे लोगों के खाते में जनधन अकाउंट भी है, आपका आधार अकाउंट भी है, और आपके पास मोबाइल फोन भी है, सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट होता है। पहले क्या होता था, बिचौलिए खा जाते थे पैसा। तो बहुत सारी चीजें सरकार इस सब जाने की पूरी कोशिश कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस आने लगी हैं। अभी ये वीडियो है, पहले आपको उसी टाइम पर स्कूल जाना है, उसी टाइम पर आपको पढ़ना है,
हो सकता है जो टीचर है दोबारा कोई पढ़ाए ना वो टॉपिक, अभी तो स्टोर्ड है। आपको रात में देखना है आप रात में देखो, आपको दिन में देखना है दिन में देखो, आपको जिस टाइम देखना है तब देखो, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, है ना। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं, तो इस तरफ कोशिश की जा रही है। अच्छा, ऐसे ही हमारा जो ड्राफ्ट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, यहाँ पर एजुकेशन नहीं लिखा है, माफ करिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी पर मैंने अभी, अब तो ये पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको रिलीज कर देगा, ड्राफ्ट नहीं रहा, वो पॉलिसी बनकर के आ गई है। तो उसमें क्या बात की गई थी, उसमें ये बात की गई थी कि 2030 से 2032 तक जो भारत है ना वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीपीपी के हिसाब से आज भी है, लेकिन नॉमिनल में भी बन जाएगा। तो हम चीन और अमेरिका के पास खड़े होंगे, और हमारी जो इकोनॉमी का साइज है वो 10 ट्रिलियन डॉलर से, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन से ऊपर ले जाना है, लेकिन ये आज से करीब 10-12 साल की बात कर रही है, तब हम 10 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और जब बड़ी अर्थव्यवस्था होती है ना तो पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा होता है, और वो इकोसिस्टम आपको विवश करता है कि आप नई तरह की चीजों को समझ पाओ, आपको नई टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब कराना चाहिए। तो वहां पे हमें जरूरत है बहुत सारे ऐसे लोग जो बाकी पूरे देश को सिखा पा रहे हो, उनको तैयार कर रहे हो नई चीजों को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हम इकोनॉमी बनेंगे ना, आज हम 6ठे स्थान पर हैं, उस टाइम पे हम तीसरे पे पहुंच जाएंगे 10 साल में। हम लोग बहुत लकी लोग हैं, हम लोग के टाइम पर भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, और अभी कोविड-19 का इश्यू है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें समझना चाहिए, दंगे वगैरह भड़कते हैं, धर्म के नाम पर बंटना नहीं चाहिए, बहुत सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके बाद भी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, तो हमें एक तो जाना है, और जाने के बाद उस पर टिके रहना है और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या करना है और कैसे कर पाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम भारत जो है वो यहाँ तक प्राकृतिक संपदा से नहीं जाएगा, भारत जाएगा मानव पूंजी से, ज्ञान संपदा से। और इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को स्किल्ड बनाना है, बहुत लोगों को तैयार करना है। ये हमारे कौन बोलता है? ये जो ड्राफ्ट है, अब तो ड्राफ्ट नहीं रहा, वो पॉलिसी आ गई, वो पॉलिसी ये कहती है, कौन सी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर हमें दिखता क्या है? हमें कुल मिलाकर के दिखता है कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी विशाल जनसंख्या है, अगर हम सारे लोगों को पढ़ा लिखा दें, अगर हम उन लोगों को उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो हम भारत को बहुत अच्छे से आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो मानव है, मानव पूंजी है, वो सबसे बड़ी पूंजी का काम करेगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।